तो राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। ये सब किस समय हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 31 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। द मदरलैंड पूछा जाता है, द मदरलैंड अखबार किसने निकाला था? तो मजरूल हक ने। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। अब देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए।
चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल के द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, उस समय तो प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री को ही, तो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्रीकृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्रीकृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं करने के लिए 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया गया था, वह भी एक कारण था। और दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में भी त्यागपत्र दिया गया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 68 बीपीएससी में। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। याद रखिएगा, जिलाधिकारी कौन थे? डब्ल्यू.जी. आर्चर। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। याद रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि किस रात वो हजारीबाग जेल से भागे थे, तो दीपावली की रात भागे थे 9 नवंबर 1942 को। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। गांधी मैदान का पहले नाम था पटना लॉन्च। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए।
8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराया गया। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बिहार एवं बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा दी गई। अब आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य जानते हैं। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी आदि कई। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था, वो अलग है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, और वो कलकत्ता में नहीं था। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। अब ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र हम देख लेते हैं किस वर्ष में क्या घटना हुई। कंप्लीट 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन होता है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन होता है। 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यंक वंश की स्थापना हुई। 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना हुई। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत शुरू किया गया। 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया गया। 635 ईस्वी में भेनसांग की बिहार यात्रा हुई। 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार से विजय हुआ। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान।
1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय पाया गया। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत हुई, सूर्यवंश की स्थापना हुई। 1541 ईस्वी में शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण कराया गया। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया गया। 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय हुआ। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण कराया गया। 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना और 1632 में पीटर मुंडी बिहार यात्रा किया। ये पूछता है एग्जाम में। डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी की थी 1632 में। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1670 में जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा की थी। 1699 में श्री गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलवर्दी खान का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल हुआ। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुए। 1855-56 में संथाल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। 1865 ईस्वी में पटना अभियान के द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा आंदोलन चला। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने बम फोड़ा था, किंग फोर्ड की हत्या के प्रयास किए थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी 1908 में हुआ था। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन हो गया था। 1913 में पटना में सचिन नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। यह क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुए थे। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया गया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के ऊपर और भारत को बिना कहे द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देने के कारण। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था और पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसमें कि 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1942 में ही आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हम लोगों ने देखे। अब थर्ड है बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। अब बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे तो ये 3 मुख्य रूप से 3 चीज़ों में विभाजित है। एक तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र मैदान हो गया और तीसरा क्षेत्र पठार हो गया। पर्वतीय या तराई क्षेत्र में 3 भाग हैं, सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून की पहाड़ी और दून घाटी। मैदान की बात की जाए तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान तथा पठार की बात की जाए धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। आइए ये देखिए बिहार का मैप है। गंगा नदी लगभग बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग मैंने कहा है, इक्वल नहीं है।
तो एक भाग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एक भाग थोड़ा छोटा है। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को पहचान कर पा रहे हैं आराम से। तो इसमें देखिए, मैंने कहा सबसे पहले क्या, पर्वतीय तराई क्षेत्र, तो ये नेपाल की तराई वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर हिमालय है। तो यानी नेपाल है, उसके वहाँ हिमालय है, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये पर्वतपदीय क्षेत्र भी हो गया। तो इसमें जो क्षेत्र आएंगे वो होंगे सोमेश्वर श्रेणी, जो इसका सबसे ऊपर वाला भाग है। इसके बाद आएगी दून की घाटी, और इसके बाद आएगा रामनगर दून का क्षेत्र। तो ये आपका हो गया किसमें, पर्वतीय क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र की बात करें तो पठार जो है दो तरह के हैं, धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान के बने हुए हैं। तो इधर आपका हो जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और इधर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये बिंद चट्टान होगा, और ये अरावली का हिस्सा है, लेकिन इसको धारवाड़ चट्टान कहेंगे। ये आपका धारवाड़ चट्टान होगा, धारवाड़, धारवाड़ हो जाएगा। ये मैदान क्षेत्र है, उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, और ये वाला मैदान क्षेत्र जो है दक्षिणी गंगा का मैदान क्षेत्र हो जाएगा। पर्वतीय तराई क्षेत्र, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी में त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून की बात करें तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। और दून घाटी की बात करें तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब मैदान के भाग की बात करें तो मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो उत्तरी गंगा का मैदान, यानी गंगा नदी जहाँ इंटर कर रही है उससे नॉर्थ की ओर जो भाग है, और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी नदी के दक्षिण में जो जिले हैं। उत्तरी गंगा का मैदान गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दो आब्स का क्या मतलब है, दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान। यह सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। घाघरा गंडक दोआब, यानी घाघरा भी नदी है, गंडक भी नदी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। गंडक कोसी दोआब, गंडक भी नदी है, कोसी भी नदी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। और कोसी महानंदा दोआब, कोसी भी नदी है, महानंदा भी नदी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। संभवतः इसमें दिया हुआ है, देखिए इसको क्लीन कर देता हूँ। इसमें दोआब का भाग दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये गंडक नदी है और यहाँ से घाघरा नदी है, ये सीमा बनाती है बिहार के साथ। यह गंडक नदी और घाघरा के बीच का क्षेत्र घाघरा गंडक दोआब हो गया। फिर ये गंडक नदी है और यहाँ पर से कोसी नदी है, गंगा में जाकर मिलती है। इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया यह गंडक कोसी दोआब हो गया। ये महानंदा नदी है, ये कोसी नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया ये कोसी महानंदा दोआब हो गया। इसी प्रकार से ये गंगा नदी है और यहाँ पर सोन नदी इधर से आती है इसकी ओर, तो यह बीच का क्षेत्र है, ये गंगा सोन दोआब हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ये मगध का मैदान है। आप लोगों ने देखा भी कि मगध का क्षेत्र कैसे विस्तृत है। और ये अंग का मैदान है, ये कंप्लीट मैदान ही है, यहाँ पर नदी से नहीं बना हुआ है कुछ भी दोआब। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। दक्षिणी गंगा का मैदान, गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी
पहाड़ी क्षेत्र के मध्य गंगा दक्षिण का मैदान अवस्थित है। दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है: गंगा सोन दोआब, मगध का दोआब और अंग का दोआब। तो इसको हम लोगों ने मैप में भी देख लिया था। पठार की बात करते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान जो इस तरफ में है और एक विंध्य क्रम की चट्टान जो इस तरफ में है। ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्रों में धारवाड़ चट्टानें हैं और विंध्य चट्टान कैमूर, रोहतास इत्यादि में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। उत्तरी गंगा क्षेत्र के मैदान में चौर या मन। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियरा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। तो उत्तर की ओर हो जाएगा चौर या मन और दक्षिण की ओर हो जाएगा टाल से। उत्तर गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ बहुत अधिक आता है। कोसी को तो आप जानते ही हैं, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब किस प्रकार की चट्टान का उसका निर्माण काल क्या है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला धारवाड़, यह प्री कैम्ब्रियन युग की है। इसका क्षेत्र मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि हैं। इसकी विशेषता है बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र में है, सबसे प्राचीन। उसके बाद विंध्य हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल में ही बनी है। कैमूर और रोहतास में इनका विस्तार है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध हैं। डालमिया नगर का नाम आपने सुना होगा, वो भी इधर ही पड़ता है। टर्सरी प्लास्टोसीन पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है। सोमेश्वर पहाड़ी के स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्वाटरनरी प्लास्टोसीन और होलोसीन युग में बना है। गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग है, 96% ऑफ बिहार कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। 9. बिहार की जलवायु। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। 1-2 दिन की नहीं, दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रभावित करेगा? अक्षांशीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, मानसून का प्रभाव, उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, उच्चावच इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ये भी पूछा जाता है, कोपेन का ज़्यादातर पूछा जाता है। उत्तरी बिहार जो होगा कोपेन का, जैसे एक अगर हम लोग रफ में बना लें बिहार का, इस तरह से रफ ही है मानिए, तो उत्तरी बिहार ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ बिहार का क्षेत्र कोपेन के अनुसार CWG के क्षेत्र में आएगा, जबकि दक्षिणी बिहार AW के क्षेत्र में आएगा। ये किसके लिए है? कोपेन के लिए है। दूसरे रंग से मैं दूसरे का बना देता हूँ। टिवार्था का अगर दिया जाए तो उसके लिए उत्तरी बिहार CAW हो जाएगा और दक्षिणी बिहार तो AW ही रहेगा। ये होगा किसका? टिवार्था का। और अगर थॉर्नबेट की बात की जाए, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। थॉर्नबेट की बात की जाए तो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र यानी नॉर्थ वेस्ट, ये पट्टी जो है इसकी एक, ये लगभग हो जाएगी CB-W और बाकी जो शेष बिहार बच जाएगा वो CA-W में आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। कोपेनहेगन ने जो वर्गीकरण किया है, उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है। तिबार्था ने उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है, जबकि थॉर्नबेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CB-W और बाकी शेष बिहार को CA-W में बांटा है। तो AW तो दोनों ही में कॉमन है, याद रखिए। इसमें भी अगर देखिए तो A-W है, तो इस तरह से ये लगभग कॉमन याद रख सकते हैं।
CWG, CAW और CVW ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी जब सूर्य उत्तर की ओर जाते हैं, तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं। इन्हें लू कहा जाता है। लू स्थानीय पवन के उदाहरण है। इसे मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी PYQ, देखिएगा। वर्षा ऋतु, जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में 101 सेंटीमीटर होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। शीत ऋतु में इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक का होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जोन वाइज। इससे भी बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिए। 67 से लेकर के 69-70 के बीच में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3B है, ये जोन 3A है। ये 4 भागों में विभाजित है। यहाँ से देखिए, ये बॉर्डर बनाता हुआ सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र जोन 1 में आता है और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर इसके बाद जोन 2 में इधर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जोन 3B में ये डिस्ट्रिक्ट है और जोन 3A में ये डिस्ट्रिक्ट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि जोन 1 में सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। जोन 1 में 13 जिले हैं, नाम यहाँ दिया हुआ है। जोन 2 में 8 जिले हैं, नाम यहाँ दिया हुआ है। जोन 3A में 6 जिले हैं, नाम यहाँ है। और जोन 3B में 11 जिले हैं, नाम यहाँ है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा जिला जोन 1 में है, सबसे कम जिला जोन 3A में है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जोन 1 जलवायु क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि हैं। जोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि हैं। और जोन 3 जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों की एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो हिमालयी नदियाँ, यानी वो नदी जो हिमालय से निकलती है, जिसमें वर्ष भर जल रहता है। और दूसरा पठारी नदी, जिससे कि वर्ष भर जल नहीं निकलता है, केवल जब वर्षा होती है तब इनमें पानी आता है। हिमालयी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ। और पठारी नदियाँ साउथ टू नॉर्थ प्रवाहित होंगी। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बाएं तट से आके मिलने और दाएं तट से आके मिलने कहते हैं।
ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं, जबकि ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं, जबकि पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण हिमालयी नदियाँ बनाती हैं और बाढ़ की कम संभावना पठारी नदी में होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं, जबकि सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि पठारी नदियों के उदाहरण हैं। ये देखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची, महानंदा, ये सभी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। ये सभी की सभी पेरेनियल रिवर्स होंगे, या इसको आप लोग कह सकते हैं हिमालयी नदियाँ। इसी कारण से इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता रहता है। इधर देख सकते हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, मोहना, क्यूल और अजय इत्यादि जो नदियां हैं, कर्नासा, ये सभी नदियां जो है ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं, सभी पठारी नदियां हैं। ये वर्षा में ही, जब वर्षा होता है तभी इसमें जल आता है, बाकी जलविहीन रहती हैं, बाढ़ इसमें कम ही आता है। नदी उद्गम, संगम मुहाना और लंबाई बिहार में। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है बिहार में। इसके बाद घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा में सारण में मिल जाती है। 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा सोनपुर के पास मिल जाती है गंगा में। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गंगा खगड़िया में जाकर मिल जाती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में आकर मिलती है। 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कमला भी जो नेपाल से महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी की सहायक नदी है। कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, यह गंगा में कुर्सेला कटिहार में जाकर के मिलती है और 260 किलोमीटर का सफर तय करती है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी नदी है, यह की पहाड़ी से निकलती है, ये गंगा में जाकर मालदा में मिलती है, वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा, महानंदा नदी बिहार में गंगा में नहीं मिलती है, ये वेस्ट बंगाल में जाकर के गंगा में मिलती है। कर्नासा विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा चौसा में मिल जाती है गंगा में। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है और गंगा में दानापुर के पास मिल जाती है, पटना में। पुनपुन झारखंड से निकलती है, पलामू से जिले से, और ये गंगा में फतुहा पटना में जाके मिल जाती है। फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय जमुई से निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में मिल जाती है। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है, यानी क्यूल की सहायक नदी है। अब गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, 445। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से गुजरती है और उसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? पटना जिले में है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, महानंदा और अजय, वेस्ट बंगाल में मिलती है गंगा से। बांग्लादेश में इसे ही पद्मा नदी के नाम से जानते हैं और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। इसके अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगरा करनाली नेपाल में आदि हैं। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है।
गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन जो पश्चिमी चंपारण में है इसमें प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूल, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। भगवान विष्णु का एक रूप के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, तिऊर, धनौती इत्यादि हैं। बागमती नदी, यदि आप लोगों में से कोई नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो नेक्स्ट आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट्स में ये लिख भी सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बागमती नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है, यानी कि कोसी की सहायक नदी हो गई। इसकी सहायक नदियाँ लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। इस नदी पर बागमती नदी के तट पर। अब देखते हैं हम लोग कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी इत्यादि हैं। याद रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। महानंदा नदी, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ईस्टर्न मोस्ट। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर, इसी मेची को कोसी से जोड़ने की योजना चल रही है। एक बहुत बड़ी परियोजना है, कोसी मेची लिंक परियोजना। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, यानी इसमें नहाने पर आप भी अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा मान्यता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में जा मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी सोन नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाणा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दधा आदि हैं। यह दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन या निरंजना और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, याद रखिएगा 68 बीपीएससी में संभवतः पूछा हुआ होगा कि जो आप निरंजना नदी जिसको कहते हैं वो किससे किससे मिलकर बना है, तो लीलाजन और मोहना नदी से बना है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। अगर यही आपसे पूछ जाए फल्गु नदी किससे किससे बनी है तो आप ये लिखें नीलाजन और मोहना से मिलकर बनी है, या निरंजना और मोहना से मिलकर बनी है।
फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखते हैं, नदियाँ देखते हैं। पटना गंगा नदी के, देखिए लगभग इतने जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे पर हैं। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। घाघरा नदी पर देखेंगे छपरा बसा हुआ है। गंडक नदी पर 2 शहर हैं, सोनपुर और हाजीपुर। बूढ़ी गंडक नदी पर 1, 2, 3 शहर हैं, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। बागमती नदी पर दरभंगा और फल्गु नदी पर गया। पुनपुन नदी गंगा नदी पर फतुहा है, क्योंकि पुनपुन नदी जो है ऐसे आकर के गंगा में ही मिल जाती है, सिर्फ पुनपुन और गंगा नदी के बीच में फतुहा पड़ता है। अब बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर। सोन नदी पर सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। कौन कौन सी नहर है? पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई थी। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात में शामिल हैं ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, कर्नासा जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, माझर कुंड जलप्रपात, जियार कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात। कहाँ कहाँ है? ककोलत नवादा में है, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का। दुर्गावती रोहतास में है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नासा बक्सर में है। धुआं कुंड सासाराम रोहतास में है। माझर कुंड भी रोहतास सासाराम में है। जियार कुंड भोजपुर में है और तेलहर कुंड कैमूर में है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। अब देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। पहला झील है कांवर झील। ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये बेगूसराय में है और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है। गोगाबिल या घोघा झील कटिहार में है।
कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। कटोरा घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है, यह पीपीएससी ने पूछा है, पीवाईक्यू देख लीजिएगा। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी में। सरैयामन बेतिया में। पिपरामन मोतिहारी में है। तो इस प्रकार हम देखें जिलों की अवस्थिति। अब नहरों के बारे में जानते हैं। देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र जो है ये लाभान्वित होते हैं गंडक नदी पर बने हुए 3 पुलों से। और त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, ये तीनों ही गंडक नदी पर ही बने हुए नहर हैं। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर, ये तीनों नहर कोसी नदी पर बने हुए हैं और इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित होते हैं। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। पश्चिमी सोन नहर भी सोन नदी पर है। पूर्वी सोन से औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अलवर लाभान्वित होते हैं, जबकि पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर आदि लाभान्वित क्षेत्र हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोगों को एग्ज़ाम निकालना है, आप लोगों को किसी भी विषय का पीएचडी नहीं करना है, इसलिए उतना ही कंटेंट पढ़ना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को पढ़ते रह गए, बाकियों पर ध्यान नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। और बहुत कम समय बचा हुआ है, अब 40 से 43 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इतना निश्चिंत रहना है आप लोगों को कि आप सारे सिलेबस को कंप्लीट एक बार ज़रूर 2 बार कम से कम कर लें। तो किसी विषय पे पीएचडी नहीं करेंगे, जितना एक रफ आइडिया हो सकता है उसका आइडिया लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरे सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देना है और क्रम में जिससे ज़्यादा सवाल पूछा गया है उसको मार्क्स के अनुसार उसको सजा करके उस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। इस पर एक विस्तृत वीडियो भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ला दूँगा। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप लोगों को ये चाहिए कि किस तरह से सब्जेक्ट वाइज आप लोग तैयारी करें, बचे हुए समय में कैसे इफेक्टिवली तैयारी करें। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड। अवस्थिति राजगीर में है। कौन कौन से जलकुंड है राजगीर में? ब्रह्मकुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये सभी के सभी कहाँ हैं? राजगीर में हैं। एक बार पढ़ने से बिल्कुल याद नहीं होगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई पढ़ा दे, इसलिए कई बार आप लोगों को 3-4 बार कोई वीडियो को देख लेना होगा। किताब आगे खोल के रख सकते हैं या पीडीएफ खोल के रख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में दिया हुआ है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। और उसको खोल के एक तरफ और एक तरफ जो है आप वीडियो सुनते रहें, या आप वीडियो से भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड है। इन सब में भीम बांध जरूर याद रखिएगा। भीम बांध अभ्यारण्य भी है जो कि मुंगेर जिला में है। गया में अग्नि कुंड है। अब बिहार की मिट्टी देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है। यहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोच, अपोड़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार की मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी पर्वतपदीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी टाल, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ यानी करेल केवाल मिट्टी और लाल पीली बलथर मिट्टी है। उत्तरी बिहार की मिट्टी अगर देखें तो उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाले गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तरी बिहार की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ये गंगा नदी के उत्तर के भाग, नॉर्थ के बारे में कह रहे हैं हम लोग इसकी।
उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला, पर्वतपदीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यानी अगर मैं इस तरह से बिहार का एक रफ मैप बनाऊं और यहाँ से गंगा निकल रही है, तो पर्वतपदी मिट्टी जो है ये आपको लगभग ऐसे यहाँ पर मिलेगी जहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है। और तराई मिट्टी जो है वो पश्चिमी चंपारण से लेकर के इस तरह से किशनगंज तक एक चौड़ी पट्टी है 5 से 7 किलोमीटर की, यहाँ पर आपको वो मिट्टी मिलेगी, तराई मिट्टी। ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। चौड़ाई कितनी है? 5 से 7 किलोमीटर की। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। चूंकि पर्वतपदीय है तो वहाँ पर दलदली भूमि तो होता ही है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उपजाया जाता है। ये पुरानी जड़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। नवीन जलोढ़, जिसको कि खादर कहते हैं, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ बाढ़ बराबर आएगा वहाँ की मिट्टी जो होगी नई हो जाएगी, तो वही नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। तो इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। उत्तरी बिहार की जो मिट्टी होंगी वो नवीन जलोढ़ ही होंगी ज़्यादातर। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी अगर देखें हम लोग, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार को मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 में पहला भाग है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, यानी वर्षा से भरा रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की और भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कगारी मिट्टी की बात करें, गंगा नदी के दक्षिण तट पर और सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च इत्यादि हैं। पुरानी जलोढ़ या करल कैवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि हैं। चौथा है लाल पीली या बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, बांका और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इस प्रकृति इसकी अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं।
लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वन एवं वन्यजीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाएंगे या जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट बेंत आदि झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, ये VVI कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे रहता है एग्जाम में। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। पहला, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीमबांध एवं वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। 661 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। समझ ही गए, गौतम बुद्ध का संबंध गया से है, तो ये गया में 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सिर्फ याद रखिए अवस्थिति किसकी कहाँ पर है। नेक्स्ट है कांवर झील वन जीव अभयारण्य। कांवर झील तो बताए हैं बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र था। अब दो और मिले हैं, नागी और नट्टी, इसको अपडेट कर लीजिएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए नाम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है लेकिन लोकेशन कहाँ है, रोहतास। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है, सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। ये दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है, यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र का दर्जा मिला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है जो राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर तो पश्चिम चंपारण में जान ही रहे हैं। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में ही है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। और बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वैशाली में। इसके बाद हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट देखते हैं।